हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। हम लोग जो है आज सीरीज़ डी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आज हम लोग जो है 16 क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद कंप्लीट मॉडल आंसर्स। सो आइए देख लेते हैं बिना देर किए इन सभी प्रश्नों को। एंड कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वह अन्योन्य क्रिया जहाँ एक जीव बिना लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुँचाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है असहभोजिता, ऑप्शन बी है स्पर्धा, ऑप्शन सी है प्रतिभक्षण या ऑप्शन सी है डी है सहजीविता। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि असहभोजिता। असहभोजिता क्या होती है कि जब एक जीव दूसरे जीव को हानि तो पहुंचा रहा है बट उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए भेड़ बकरियां या पशु जो हैं जब ज़मीन पे मिट्टी कुरेदते हैं तो वहाँ की घास उखड़ जाती है, तो उस मिट्टी को कुरेदने से भेड़ बकरियों को कोई लाभ तो नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे जीव को हानि जरूर पहुँच रही है, उसे असहभोजिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान की विशेषता नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं है शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाएं, बी ऑप्शन है राज्यपाल की नियुक्ति, सी ऑप्शन है आपातकालीन प्रावधान या डी है कठोर संविधान। सो देखिए, संविधान की एकात्मक विशेषता जो है कठोर संविधान नहीं है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी जो है एकात्मक विशेषताएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं विशेषताएं हैं, राज्यपाल की नियुक्ति जो है संविधान की एकात्मक विशेषता है, आपातकालीन के प्रावधान जो है संविधान की एकात्मक विशेषता है। आपको पता होगा कि आपातकालीन कितने प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकालीन, राज्य आपातकालीन और वित्तीय आपातकालीन। अगला प्रश्न है, अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को हुई थी। दूसरा कथन है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तीसरा है, इसका उद्देश्य अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। और चौथा है, यह श्री राम की गाथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उसकी उपस्थिति स्थापित करने के उद्देश्य रखता है। अब नीचे आपको जो है इसका कूट दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। पहला है 1 तथा 2 दोनों, दूसरा है 2 तथा 3, तीसरा है 3 तथा 4 या चौथा है 1 तथा 4। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी 3 तथा 4 जो है इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला, नाइट्रस का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। नाइट्रस जो गैस होती है उसका वापस नाइट्रोजन में जो परिवर्तन हो जाएगा वो क्या कहला जाएगा? ऑप्शन ए है नाइट्रीकरण, ऑप्शन बी है विनाइट्रीकरण, ऑप्शन सी है स्वांगीकरण या ऑप्शन डी है अमोनियाकरण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रेट्स का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो आपको बताना जो जीएसटी है वो कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए है 100वां, ऑप्शन बी है 101वां, ऑप्शन सी है 102वां या ऑप्शन डी है 103वां। अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स से थोड़ा भी आपने इकोनॉमी वगैरह पढ़ा होगा तो इसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 101वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जीएसटी को जो है इसमें ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है, शुष्क और गर्म ग्रीष्मकालीन के साथ साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियां डैश की विशेषताएं हैं। तो आपको बताना है कि शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियां किस चीज़ की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है सवाना घास के मैदान, ऑप्शन बी है मानसून क्षेत्र, ऑप्शन बी है समशीतोष्ण घास के मैदान या ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो आपको बताना है कि शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियां किसकी विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है जिला। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही करेक्ट नहीं मैच किया गया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है बड़गांव। बड़गांव जो है ये सहारनपुर में है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया गया है हुलास। हुलास भी जो है आपका सहारनपुर में ही आता है।
तो बड़गांव और हुलास दोनों सहारनपुर हैं। उसके बाद आता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है मेरठ में है। और उसके बाद आती है मंडी, मांडी जो है ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो जो एक करेक्ट मैच नहीं किया हुआ है ये है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी के आगे बागपत लिखा है जो कि करेक्ट नहीं है। हुलास जो है और बड़गांव जो है दोनों ही सहारनपुर में आते हैं। सोथी जो है वो आपका बागपत में आता है, ना कि हुलास। तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर मेरठ, बड़गांव सहारनपुर, हुलास सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, सनौली बागपत और सोथी बागपत। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, जो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क अभिसमय द्वारा, या ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। देखो 80% केसेस में जहाँ पे दो ऑप्शंस को एक ऑप्शन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, मैंने पाया है कि 80% क्वेश्चंस में वो ऑप्शन करेक्ट होता है। जैसे ऑप्शन डी में यहाँ ए और बी दोनों लिखा है, तो 80% क्वेश्चन चाहे यूपीएससी में रहा हो, चाहे यूपीपीसीएस में रहा हो, चाहे किसी वनडे एग्जाम में आता हो, मैं हमेशा पाता हूँ कि जिसमें दो ऑप्शंस को मेंशन किया जाता है वो हमेशा करेक्ट होता है। बट फिर भी आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है के हनुमंथैया, ऑप्शन सी है श्री वीरप्पा मोइली, या ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। अगेन मैंने वही बताया था कि जहाँ दो ऑप्शंस को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है वहाँ पे 90-80% चांसेस होते हैं कि वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ए तथा बी दोनों हो जाएगा। मोरारजी देसाई और के हनुमंथैया द्वारा जो है प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की गई थी। लोक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करने और इसे सुधारने तथा सिफारिशें देने के लिए भारत सरकार द्वारा एआरसी की स्थापना की गई थी। पहले एआरसी वर्ष 1966 की अध्यक्षता शुरुआत में मोरारजी देसाई के बाद के हनुमंथैया ने इसकी जो है अध्यक्षता करी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है देश और दूसरी तरफ दी गई है राजधानी। ये सबसे आसान और सबसे मस्त प्रश्न मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए यूक्रेन में अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और खबरों में अक्सर आपने यूक्रेन को कीव से देखा होगा। तो ए का 3 है, यानी कि ए का 3 इन्हीं दो ऑप्शंस में से कोई एक होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नॉर्वे। अब नॉर्वे जो यहाँ पे आ रहा है उसकी क्या कैपिटल है? तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है आपकी कीव, नॉर्वे की कैपिटल जो है वो है ओस्लो। तो बी का 1 कहाँ पे है? तो देखिए अब बी का 1 और ए का 3 हो गया, तो यही वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि नॉर्वे हो गया कीव और यूक्रेन हो गया कीव, नॉर्वे हो गया ओस्लो, उसके बाद जो है चिली हो गया सेंटियागो और नीदरलैंड्स हो गया एम्स्टर्डम। ठीक है जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए। निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है उनकी राजधानी। सबसे पहले सूरसेन जिसके आगे मथुरा लिखा हुआ है, उसके बाद कौशल, फिर वत्स, फिर काशी, श्रावस्ती और कुरु और इंद्रप्रस्थ। सो इसमें जो सबसे पहले जो सूरसेन दिया हुआ है इसका मथुरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कौशल की जो कैपिटल रहेगी वो थी श्रावस्ती ना कि वत्स। उसके बाद जो काशी है इसकी कैपिटल जो थी ये वाराणसी थी, तो काशी की कैपिटल श्रावस्ती नहीं है, वाराणसी है। और कुरु की जो कैपिटल थी वो इंद्रप्रस्थ थी, जो कि बिल्कुल करेक्टली मैच है। सो दो जो सही सुमेलित हैं वो है 4th और 1st। तो कौशल की जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती, आपको पता लग गया। काशी की जो है वाराणसी थी। उसके बाद मल की जो थी कुशीनारा या फिर पावा जिसे कहा जाता था, और सूरसेन की थी मथुरा। और उसके बाद पांचाल एक था जिसकी जो कैपिटल थी अहिच्छत्र थी, जो बरेली एवं काम्पिल्य थी जो फर्रुखाबाद में आती थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 1 तथा 4 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों ESG के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है।
दूसरा कथन है संरक्षित क्षेत्र के आसपास ईएसजी की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक जा सकती है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं केवल ऑप्शन 1 सही है, बी है ऑप्शन 1 तथा 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन 1 करेक्ट है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 के तहत अधिसूचित किया गया है। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना से संबंधित है। वो आपको अनुच्छेद बताना है जो कि इंटर स्टेट वाटर जो होता है उसके लिए जो है काउंसिल की जो है स्थापना से संबंधित किया गया है। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट वाटर काउंसिल से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम, अगुल्लाहास, क्लोरोशिया या कनारी। तो आपको बताना है कि ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है। तो इसको बोलते हैं कनारी। कनारी जो है एक जो है ठंडी जो है महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसमें ऑप्शन है शेर शाह सूरी, सिकंदर लोदी, हुमायूं या बहलोल लोदी। आगरा शहर की स्थापना जो है सुल्तान सिकंदर लोदी ने करी थी और इसकी स्थापना उन्होंने जो है वर्ष 1504 में की थी, जिन्होंने इसे सामरिक और सैन्य महत्व का स्थान घोषित किया और इसे बाद में एक राजनीतिक केंद्र में बदल दिया गया। यह भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में से एक है और भारत में 24वां सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी है। शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ शुरू हुआ था। यह तब अकबराबाद के रूप में जाना जाता था और बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। अगला प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है इस सीरीज़ का, निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है इन्वेंसिव एलियन स्पीशीज़ में आते हैं। सबसे पहला दिया गया है कांग्रेस घास, उसके बाद है नील पर्च, उसके बाद है जलकुंभी या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है इन्वेंसिव एलियन स्पीशीज़ के अंदर आते हैं, यानी कि ये सभी जो है आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं। आज के लिए 16 क्वेश्चन है। आप पूरी वीडियो को जब भी देखें लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपने पूरी वीडियो को देखा है, जिससे मैं आगे के नए प्रश्नों को भी अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।